अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरक्षा बाय फातिमा लकारी का 19th एपिसोड लेकर। और अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। वही बड़ा सा घर जो छोटी सी जहन्नुम बना हुआ था, उसका शौहर हमेशा की तरह खाने में 10 कीड़े निकाल कर खाने के बर्तन फेंक चुका था। वो पथराई नजरों से फर्श पर बिखरे हुए कांच को तकती थी। उसकी बेटी सहमकर दरवाजे से लगकर खड़ी थी। शौहर गालियां बकता हुआ मुसलसल चीख रहा था। वो मुजस्सिम बनी हुई किरची किरची हुए कांच को तकती रही। फर्श पर फैलता हुआ शोरबा और चिपचिपे होकर फर्श से चिपके हुए चावल। सारा दिन का थका हारा आता हूँ और ये खाना मिलता है मुझे। ये भोड़ औरत, 2 बच्चों की माँ हो गई है, तुझे खाना बनाना नहीं आता? तू अपनी माँ जैसी। वो गालम गलौज पर उतरा तो पत्थर हो चुकी औरत के कान साए साए करने लगे थे। दरवाजे की चौखट थाम कर खड़ी उसकी 4 साल बेटी की गाल भीगते जाते थे। वो हल्की हल्की सिसकारियां भरती हुई कभी बाप को तकती कभी माँ को। शुक्र कर तेरे पेट में मेरा बच्चा है, वरना आज जान से मार देता तुझ जैसी। उसे समझ नहीं आया अपनी जान बचने पर शुक्र करे या पेट में पलते हुए बच्चे के नसीब पर मातम। वो अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका शोहर उसके करीब आने लगा था। बोलती क्यों नहीं है कुछ? गूंगी हो गई है? नजरअंदाज कर रही है मुझे? मेरे करीब मत आना। झुका सर उठा तो कई आंसू गाल भिगोते गए। वो किसी भूखी शेरनी की तरह उसकी आंखों में झांकती थी। शोहर तमस्खाराना हंसी हंसा। कौन रोकेगा? तू, तेरी तो। वो करीब आया था, उसके मना करने के बावजूद उसे बालों से पकड़ने की कोशिश की थी। वो मजबूर थी, बहुत मजबूर। तभी स्वेटर की जेब से तेज धार खंजर निकालकर शोहर की गर्दन पर रख दिया। अपने पेट में पलते हुए बच्चे को तुम जैसा बाप नहीं दे सकती मैं। वो गुर्राई थी। मारेगी? मुझे मारेगी? खाएगी कहाँ से? तेरा बाप रख लेगा तुझे? इन बच्चों का पेट कैसे पालेगी? जैसे भी करके पालना पड़ा पाल लूंगी, मगर तुम जैसे बेगैरत और गाली का साया नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बच्चों पर। खंजर पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। खून की पतली सी लकीर उसकी गर्दन पर नमूदार हुई थी। गलती कर रही है नफीसा, बैठकर बात कर लेते हैं। उसे बात करनी नहीं आती थी। वो चीखता था, गालियां देता था, वो सब करता था, बस बैठकर बात नहीं करता था। आंसुओं से लबरेज आंखों से उसने चौखट पर सिसकती हुई अपनी बेटी को देखा था। फिर खंजर की नोक पर सहम कर खड़े हुए उसके बाप को। उसे अपने जख्म याद आए, अपनी तकलीफ, अपना दर्द। हर वो रात जब वो दर्द से सो नहीं पाई, हर वो सुबह जो गालियां सुनकर हुई, हर वो दिन जब सूरज उसकी सिसकियां सुनकर गुरूब हुआ था। मैं निजात पालूंगी, तुमसे निजात पालूंगी, मैं खुश रहूंगी अपने बच्चे के साथ, बहुत खुश। वो किसी और के अल्फाज बोलती थी। वो जो उसका दुख समझता था, वो जो बहुत प्यारा इंसान था, वो जो निजात का रास्ता दिखाता था। उस रास्ते पर पहला कदम उसने खुद उठाना था। कोशिश उसे ही करनी थी। यहाँ खंजर पर उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई। वहां सारा मोहल्ला पुलिस मोबाइल्स के सायरन से गूंज उठा था। घर का दरवाजा धड़ाधड़ पीटता गया। वो बुरी तरह चौंकी। शौहर ने उसके चौंकने का फायदा उठाकर तेजी से उसे धक्का दिया था। वो कमर के बल चार पैर पर गिरी थी। खंजर हाथ से छूटा। दर्द की एक टीस सारे जिस्म में दौड़ गई थी। उसने सिसकते हुए सामने देखा, जहां उसका शौहर झुककर फर्श पर गिरा हुआ खंजर उठा रहा था। बच्ची जारो कतार रोती हुई सरनफी में हिलाती गई। उसका बाप खंजर के तेज धार पर चमकता अपना खून देखकर वहशी हुआ था। अगले ही लम्हे में फलक शगाफ चीख सारे घर में गूंज उठी थी। पुलिस एहलकार दीवार फलांग कर अंदर आए थे। दरवाजा खोला तो अमर अंदर दाखिल हुआ था। सब अपनी पिस्तौलें संभालते हुए अंदर की तरफ बढ़े। कमरे में दाखिल होते ही कई पिस्तौलें उस आदमी पर तानी गई थी। चारपाई पर कमर के बल गिरी हुई उसकी बीवी खौफ से चीखती जाती थी। गर्दन पर खून की नन्ही बूंदें चमकती थी। हाथ ऊपर, एक सिपाही गरजा। आगे मत आना, वरना मैं इस औरत को मार दूंगा। वो आदमी गरजा। चौखट पर खड़े हुए अमर ने आहिस्ता से मुसलसल रोती हुई बच्ची का हाथ थामा और उसे कमरे से बाहर लाया। पिस्तौल एक तरफ रखकर उसे गोद में उठाकर वहां रखे हुए स्टूल पर बिठाया। मामा को कुछ नहीं होगा, अंकल अभी मामा को बचा लेंगे, आपने यहीं बैठे रहना है, ठीक है? उसके पुचकारने पर बच्ची ने रोते हुए सर हिलाया था। वो प्यार से उसके बाल सहलाकर पिस्तौल उठाकर वापस कमरे में चला आया था, जहां सिपाही उसे खंजर रखने का कह रहे थे। खंजर फेंक दो, पुलिस सारे मोहल्ले को मुहासरे में ले चुकी है। घर से निकल गए तो भी बचना नामुमकिन है, और अगर ना बच सके तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। करक्त आवाज पर उस शख्स ने मुड़कर अमर को देखा था, जो उसके करीब आ रहा था। मार दूंगा मैं इसे, वो गुर्राया था। खंजर हटाओ। आखिरी वार्निंग।
दरमियान का फासला घटाया गया। मैं इसकी जान ले लूंगा। पिस्तौल तानकर खड़े सिपाही की नजर अमर के हाथ पर टिकी थी। हाथ कमर के पीछे किए उन्हें रोकने का इशारा कर रहा था। तुम्हारी बेटी की माँ है ये। तुम्हारा बच्चा इसकी कोख में परवान चढ़ा है। औलाद का खून भी अपने सर लोगे? सेकंड के हजारवें हिस्से में उसने हाथ से सिपाही को हरकत में आने का इशारा किया था। सिपाही की जोरदार ठोकर से मेज औंधे मुंह गिरी। जिस सेकंड में उस आदमी की नजर भटककर मेज की तरफ गई थी, उसके हजारवें हिस्से में अमर ने पिस्तौल का पिछला हिस्सा उसकी गुद्दी पर मारा। खंजर उसके हाथ से छूट गया। आदमी वहीं फर्श पर ढह गया। वो औरत लंबे लंबे सांस लेती हुई रो पड़ी थी। आप ठीक है मोहतरमा? संजीदा निगाह उस औरत पर टिकी। वो रोते हुए सर हिला गई थी। इस आदमी को लॉकअप में फेंको। खातून को हॉस्पिटल ले जाओ। इनका बयान वहीं लेना। खंजर जब्त कर लो। एक ही सांस में अहकामात जारी करके वो पलट गया था। लंबे लंबे डग भरकर बरामदे में आया, जहां वो बच्ची उसी की मुंतजिर थी। बच्ची को देखकर वह थका थका सा मुस्कुरा दिया। मम्मा बिल्कुल ठीक है, आपने अब रोना नहीं है। वो दोनों हथेलियों से बच्चों की नम गाल रगड़ रहा था। इतनी प्यारी बच्ची हो आप, इतना ज्यादा थोड़ी रोते हैं। मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनकी अच्छी बेटी इतना रो रही है। वह प्यार से उसके बाल सहला रहा था। नाम क्या है आपका? मुतबस्सम निगाहों से उसकी आंखों में झांका। ये बोल नहीं सकती। वो सुन रह गया, हैरान। बेयकीन नजरें उसकी माँ पर टिकी, फिर बच्ची पर, जो माँ को देखकर ही फिर से रो पड़ी थी। माँ ने झट उसे अपने सीने से लगा लिया था। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नम आंखों से उसे देखा, फिर अपने बेटे का सर चूमा। खुदा आपको अपनी रहमत से नवाजे। घर से निकलते हुए, थाने जाते हुए, एसएचओ से बात करते हुए, दूर कहीं अंदर बस यही अल्फाज बारिश की तरह गूंजते रहे थे। वो सबकी बद्दुआएं समेटने का आदी था। आज किसी ने उसे दुआ दी थी तो बहुत सुकून महसूस हुआ था। खुदा आपको अपनी रहमत से नवाजे। जिस दिन खुदा अमर को अपनी रहमत से नवाजेगा, वो सारी दुनिया को अमली बताएगा कि बेटियों के बाप को कैसा होना चाहिए। उस बच्चे के पार्सल से भी खंजर निकला है। खुदा का शुक्र है, बच्चा और मामू दोनों महफूज हैं सर। अलियार की इतला पर अमर ने बेइख्तियारी सुकून की सांस ली थी। उसने कुछ जानें बचा ली थी, वो बाकी भी बचा लेगा। वो मुजरिम को ढूंढ लेगा, मजीद किसी नुकसान से पहले, मजीद किसी जान के जाया के बगैर। अमर को मामला निपटाकर वापस आते हुए ईशा हो गई थी। घर के रास्ते पर गाड़ी दौड़ाते हुए उनका दिल चाहा कि अलमीरा के लिए कुछ ले लिया जाए। बहुत सारा रोने के बाद उसे चॉकलेट चाहिए होती है, जो रूम फ्रिज में रखे थे। उसे जुकाम भी था, तो काफी सोच विचार के बाद रास्ते में से फल ले लिए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो सीधा ऊपर चले आए थे। शेरदिल सोफे पर ही बैठा मिल गया था। आ गए आप? वो खड़ा हो गया। मीरा जाग गई? बानो आई थी? जी, बानो बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। अमर ने चुपचाप हाथ में पकड़े हुए शॉपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। धोकर किचन में रख दो। ये आप लाए हैं? हैरत ही हैरत। मैं नहीं ला सकता। आपको तो ये नहीं पता होता है कि कौन से मौसम में कौन सी सब्जी कौन सा फल होता है। चीनी पत्ती नमक मिर्च के अलावा किसी मसाले की खबर नहीं। आप कब से इन कामों में पड़ गए सरदार साहब? ये काम पहले कर लिया होता तो बीपी न लो होता मेरी बीवी का। अंदाज खुद को झिड़कने जैसा था। शेरदिल हंस पड़ा। बड़े बड़े घोड़ों को लगाम लगते हुए देख रहा हूं मैं। शॉपर हाथ में लिए मुस्कुरा कर कहता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया था। पीछे अमर बस सर सटक कर रह गए थे। वो कमरे में आए तो निगाहें उसकी तलाश में निकली। सिया ट्राउजर और मेहरून ऊनी स्वेटर में मलबूस वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। पाँव बेड ग्राउंड की तरफ कर रखे थे। पेट पर लैपटॉप रखा हुआ था, जिसके कीपैड पर मखरोती उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी। सर के नीचे 2-3 तकिए दे रखे थे। एक नम टिश्यू पेशानी पर रख रखा था, दूसरा नाक पर। घने चॉकलेटी बाल खोलकर बेड से नीचे गिराए हुए थे, जो कालीन को छूते थे। वो अपने पीछे दरवाजा बंद करके बिना आहट के आगे आए थे। साइड टेबल पर अपना मोबाइल और वॉलेट रखा तो वो उन्हें देखकर चौंकी थी। आ गए आप? लैपटॉप बराबर में रखकर वो उठने लगी थी। लेटी रहो। हाथ के इशारे से उसे रोका था। वो बैठते बैठते वापस लेट गई। लैपटॉप फिर से पेट पर रख लिया था। पेशानी से गिरा हुआ टिश्यू वापस पेशानी पर रखा, दूसरा नाक पर टिकाया। तबीयत कैसी है? कलाई पर बंधी हुई घड़ी का हुक खोलते हुए पूछा। बेहतर है। उंगलियां हनूस की पेट पर हरकत कर रही थी। बुखार हो रहा है? इशारा पेशानी पर रखे हुए टिश्यू की तरफ था। नहीं, जुकाम की वजह से चेहरा गर्म हो रहा है। बीपी चेक किया था? कुछ खाया पिया है? जी, बानो ने चेक किया था, नॉर्मल था। और खाना ऑर्डर किया है, आने ही वाला होगा। वो सर को जम्बिस दे गए थे। घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखी, फिर बेड के किनारे पर बैठकर जूते उतारने लगे थे।
नजरें भटक कर उस चेहरे पर जा रही थी। आंखें मुतवर्रम, आवाज जुकाम ज़दा, नाक समेत सारा चेहरा लाल हो रहा था। वो उन्हें देखने से कतरा रही थी, खुद को मसरूफ रखा हुआ था। शायद उनके जाने के बाद रोई नहीं थी और अब भी खुद को रोने से रोक रही थी। अमर ने जूते उतारकर बेड पर पड़ा हुआ कुशन उठाया, उसके सर की तरफ आकर कुशन कालीन पर फेंका। कालीन को छूते हुए बाल अब कुशन पर गिर रहे थे। कीपैड पर हरकत करती हुई उंगलियां थम गई। वो खामोशी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। अलमीरा चंद पल लब भीजते हुए सामने देखती रही थी, फिर वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गई। अमर थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आए तो वो उसी हालत में लेटी थी, अलबत्ता कीपैड पर उंगलियों की हरकत रुक चुकी थी। पुरसोस निगाहों से वो बैकग्राउंड के ऊपर दीवार को घूर रही थी। उन्होंने रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर घटाघट पानी चढ़ाया और उसके पास चले आए थे। चप्पल उतारी, सर उसके साथ तकिए पर रखा और बराबर में लेट गए थे। वो जो छींक देने लगी थी, इस अचानक अवतार पर छींक आते आते रुक गई। अमर ने चुपचाप हाथ बढ़ाकर लैपटॉप की लिड गिरा दी थी। कई पल खामोशी की नजर हो गए। वो कुछ सुनने की मुंतजर रही थी। अमर कुछ बोलने की तगोदों में रहे थे। खिलाफ तवक्का चिपका ये दौरानिया अलमीरा की आवाज ने तोड़ा था। कहाँ गए थे? इमरजेंसी हो गई थी। मुझे आज शेरदिल ने बताया कि इतवार को आपकी छुट्टी नहीं होती। मुझे लगा होती है। आप अब हर इतवार पर घर ही होते थे। हाँ, तुम्हारे लिए छुट्टी करता था। छत को तकते हुए कितनी ही आसानी से वो इतनी बड़ी बात कह गए थे। इतनी बड़ी बात कि उसके दिल पर धपसी पड़ी थी। खुद पर रश्क आया था और उन पर थक गए हैं। वो उसके सवाल के जवाब में भी कितनी ही देर चुप रहे थे। उन्हें रह रहकर बच्ची याद आती थी और अपनी तरफ भागकर आती हुई अलमीरा, पुलिस एहलकारों की लाशें, रोती हुई वो बच्ची जो बोल नहीं सकती थी, और उसकी माँ जिसकी शाहरग पर उसका शोहर खंजर रखकर खड़ा था। उन्हें एहसास हुआ वो थक गए थे और अगर आज वो अलमीरा के लिए घर ना आते तो वाकई थक जाते, जिंदगी से, जीने से। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? बहुत देर बाद वो पूछ रहे थे। कितने? उसने गर्दन बाएं तरफ गिराकर उन्हें देखा। पहली बार वो उन्हें इतने करीब से देख रही थी, इतने करीब से कि अंदाजा हुआ उनकी पलकें बहुत लंबी थी और भवें घनी। नाक की दाएं तरफ बिल्कुल हल्का सा तिल था, बहुत छोटा सा, और नाक की हड्डी हल्के से खम के बाद सीधी जाती थी। और वो कत्थई आंखें जिनमें रकम तकलीफ को पानी के पतले से पर्दे ने हिजाब में रखा हुआ था। इतना कि दिल चाहा तो मैं वाकई अपने पास छुपा कर रख लूं, किसी को मालूम ही ना हो अलमीरा अमर के पास है। तुम्हारा कोई दावेदार मेरे दर पर ना आए। तुम हर मेली आंख से दूर रहो, तुम्हारे कान हर बुरी जबान से बचे रहें। प्यार, उसे खुद पर रश्क और उन पर प्यार आया था। पता नहीं मेरा क्यों, लेकिन मुझे लगा तुम चली जाओगी, तुम छोड़ दोगी मुझे। जान निकल रही थी मेरी। फिर फिर ये कि मेरे पास बहुत जगह है तुम्हें रखने के लिए। तुम्हारे दिल में मेरी जगह नहीं है तो भी खैर है, हम मेरे दिल में मिल बांट कर रह लेंगे। वो इतनी मासूमियत से कह रहे थे कि अलमीरा बेइख्तियार मुस्कुराती थी। लंबी सांस लेकर उसने गर्दन सीधी कर ली, चुपचाप छत को तकने लगी। सबने देखा? थोड़ी देर बाद पूछा। क्या? वो अब गर्दन दाएं तरफ को गिराकर उसकी आंखों में झांकते थे, करीब से उसका चेहरा पढ़ते थे। मेरा तमाशा, मुझे रोते हुए, कमजोर पड़ते हुए सबने देखा? नहीं, सबने ये देखा कि नफरत में इंसान कितने गिर जाते हैं, उनकी जबानें कितनी मकरवा हो जाती हैं। सबने ये देखा कि अलमीरा बहुत बहादुर है, खुद को बचाने के लिए मुजाहिमत कर रही है। सबने अमर को देखा जो अपनी बीपी की मरीजा के लिए सारी दुनिया से टकरा जाता है। मकबूल सा मुस्कुराई, रोए रोए से चेहरे पर यह मासूम मुस्कुराहट उन्हें अच्छी लगी थी। और 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 सबने ये भी देखा कि आप मुझे उठाकर ले जा रहे थे। बेसाख्ता तबस्सुम ने उनके होठों को छू लिया था। हाँ, ये तुम्हारे सिवा सबने देखा। अरे यार, आई मिस्ड इट। बच्चों की तरह नाक सिकेड़ी गई। वो हंसे थे। आपका ही हूँ जाना, जब जैसे जहाँ हुक्म करें, मैं अपनी खिदमत पेश करने को तैयार हूँ। उनके लहजे से और आंखों से शौक ही झलक रही थी। वो लब दांतों में दबाकर चंद पल छत को तकती रही थी। उनकी शौक नजरें झलकती रही थी। फिर पहलू में रखा हुआ कुशन उठाकर चेहरे पर रख लिया। अमर का कहकर सारे कमरे में गूंज उठा था। वो थकावट जो थोड़ी देर पहले उनके चेहरे से झलकती थी, सारी की सारी उस कहके के साथ लिपट कर उसकी गूंज के साथ ही खत्म हो गई थी। बहुत बड़ा ड्रामा हो यार तुम। उनके ड्रामे का फोन बजने लगा तो वो उठकर बैठ गए। साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल उठाकर उसे पकड़ाया। उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। जी जी, यही है। परेशानी से टिश्यू हटाया गया।
मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ? कुछ देर सोचने के बाद पूछा गया था। वो खामोशी से उसे सुनते रहे। चले, ओके, मैं आती हूँ। कॉल बंद करके मोबाइल एक तरफ रखा। फिर नजरों का जाविया उनकी तरफ हुआ। उसके मुतवज्जा होने पर अमर ने सवालिया अंदाज में आबरू उठाए थे। कैश है? मैं एटीएम जाना भूल गई। उन्होंने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना वॉलेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। उसने वॉलेट पकड़कर खोला। निगाह सीध में अपनी तस्वीर पर पड़ी थी। क्लासमेट्स की सीढ़ियों पर बैठकर किसी बात पर हंसती हुई 15 साल अलमीरा। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। आंखों में उतरता हुआ तबस्सुम, ना लबों पर ढली हुई मुस्कान, दोनों ही उनकी नजरों से छिपे न रह सके थे। तस्कीन भरे एहसास में घिरे उसने अपनी तस्वीर को छुआ। कुछ घंटों पहले माँ तो कौड़ी का करके गई थी। कोई तो था जिसके लिए वो अहम थी। ये एहसास ही मसरूर कर देने वाला था। वो काफी देर इसी एहसास में घिरी रही। आरफती से उसे मुस्कुराते हुए देखते रहे थे। निचले लब के किनारे पर सिया तिल फैला हुआ अच्छा लगता था। अलमीरा की मुस्कुराहट अमर को बहुत पसंद थी। चेंज तो नहीं है राइट के पास? काफी देर बाद राइट का ख्याल आया तो उसने वॉलेट में झांका, जहाँ 1000 और 5000 के नोट रखे थे। कितने देने हैं उसे? 2700। वॉलेट में से 3000 निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाए। देखता हूँ, कुछ और चाहिए? पैसे पकड़कर जाने से पहले पूछा। उसने सर नफी में हिला दिया। वो चले गए। कमरे का दरवाजा बंद होने पर फिर से उसने उनका वॉलेट खोला था। दोबारा अपनी तस्वीर देखकर मुस्कुराई थी। मुझे भी रखनी है आपकी तस्वीर, मेरे वॉलेट में बहुत जगह है। ऊंची आवाज में खुद कलामी की थी। साइड टेबल पर जलती हुई सेंटेड कैंडल्स ने उसकी ख्वाहिश सुनकर आबरू उचकाए थे। उसने उनका वॉलेट रखकर अपना मोबाइल उठाया, गैलरी खोली। अमर के साथ तस्वीरें थी, मगर अमर की कोई तस्वीर नहीं थी। उसे अफसोस हुआ था। स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ उनका हाथ, गाड़ी रोककर रेडी के पास खड़े हुए अमर की पुश्त। लेक्चर के दौरान किसी के सवाल का जवाब देते हुए अमर का साइड फेस, बोर्ड पर कुछ लिखते हुए उनकी लंबी उंगलियां में फंसा हुआ चौक, पैंट की जेबों में हाथ डालकर पिलर से टेक लगाकर किसी बात पर सुनते अमर का पिलर से नजर आता हुआ आधा वजूद। सारी तस्वीरें उनसे छुप कर ली गई थी, तो एक में भी उनका पूरा चेहरा था। ना वो कैमरा की तरफ मुतवज्जा थे। कितना डरती थी वो अपने पकड़े जाने से। एक वो थे, हाथ में मोबाइल हुआ, अलमीरा सामने हो तो कैमरा बंद नहीं होता था। वो पसोर कर उसने मोबाइल बंद करके वापस रख दिया। नाक सिकेड़ कर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। आओ, खाना लगा दिया है। कुछ देर बाद उनकी आमद हुई थी। वो झट से उठ बैठी। लैपटॉप को खुला छोड़कर टिश्यू का डब्बा झपटा, स्लीपर्स में पाँव उठ से और उनके पीछे चल दी थी। किचन में दाखिल हुई तो सब सलीके से बर्तनों में रखा हुआ था। वो स्टूल खींच कर बैठ गई। स्वेटर के बाजू ऊपर चढ़ाने लगी थी कि रुक गई। अमर ने उसका रुकना बखूबी महसूस किया था। लब दांतों में दबाकर उसने आस्तीन वापस नीचे किए। फिर सूप का प्याला अपनी तरफ खींचा था। पहला चम्मच मुंह में रखा, दूसरा, फिर तीसरा। कुर्सी से टेक लगाकर वो जांचती हुई नजरों से उसे देखते रहे थे। कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। उन्हें रात के खाने पर डाइनिंग टेबल पर रोती हुई अलमीरा याद आई थी। उस दिन भी वो ऐसे ही इतना ही खाने की तरफ मुतवज्जा थी कि आसपास का होश नहीं था। सूप के बाद वो फ्राइड चिकन से अपना मुंह भर रही थी। निवाले हलक से नीचे उतारना मुश्किल लग रहा था। गाल फूलने लगे थे। चेहरा झुकाकर नजरें प्लेट पर टिका रखी थी, गोया उसके अलावा कोई और वहां था ही नहीं। मीरा, वही सारे जहां की मोहब्बत आंखों में समोकर उसे देखते हुए बहुत सारी नरमी लहजे में घोलकर उसका नाम लेना। वही अंदाज जो उसे कमजोर करता था। बोटी चबाता उसका मुंह रुक गया था। तुम ठीक हो ना? नहीं थी वो ठीक। गले में फंदा अटकने लगा था। कई पल वो प्लेट को घूरती रही। झुका चेहरा उठा तो पलकों पर आंसू के कतरे ठहरे थे। वो आसक्ति से उसे देख कर रह गए थे। बहुत मुश्किल हुई थी उसे जरा सी बोटी को भी हलक से नीचे धकेलने में। मैं भी डर गई थी खाना। कमजोर सी आवाज निकली, मुंह हनूस भरा हुआ था। अगर अम्मी साथ ले गई तो मैं खुद को मार दूंगी। नहीं हूं मैं बहादुर। माँ चीख रही थी और मैं मरने के तरीके सोच रही थी। उनके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। उसका मुंह थोड़ा सा खाली हुआ तो उसने चिकन का एक और पीस उठा लिया था। अमर खामोशी से उसे देखते रहे थे। उनकी नजरें बोलने पर उकसाने वाली थी। उन्हें फहद की फिक्र थी। कह रही थी अंकल मारते हैं उन्हें। मेरे बाद घर में सुकून नहीं है। अंकल को मारने के लिए कोई चाहिए। वो मुझे उनके आगे फेंक कर खुद बचना चाहती थी। वो हमेशा यही करती हैं। कह रही थी आपको छोड़ दूं मैं। नमनाक आंखें, सीना खींचता हुआ, सांस टूटती हुई। मुझे लगा वो वो अदालत का फैसला सुनकर मुझे गले लगाने आई हैं। जैसी भी हूँ, बेटी हूँ। 9 माह उनके साथ सांस ली है। उनके दिल के साथ मेरा दिल धड़का है। वो तो वो मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है।
बहुत सारे आंसू को पीकर काफी देर सामने रखे हुए प्लेट को घूरती रही। मुंह हरकत में रहा। शायद वो अल्फाज ढूंढ रही थी या शायद खुद को रोने से रोक रही थी। खाना। कभी कभी मुझे लगता है लोग ठीक कहते हैं, मैं वाकई मनहूस हूँ। मैं कष्ट हूँ, वरना कोई माँ कहाँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है। मुझे मर जाना चाहिए, बाबा के साथ ही मर जाना चाहिए था। ग्लास तोड़ने पर, अंकल के जूते पॉलिश ना करने पर, हिना की गुड़ियाँ गुम जाने पर, अहमद को वक्त पर फीडर ना देने पर मुझे यही अल्फाज दोहराने होते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, अलमीरा मर रही हो, लेकिन सजा पूरी करनी है। आपको पता है ना मैं बारिशों से कितनी डरती हूँ। और कुत्ते, जान निकलती है उन्हें देखकर। और माँ, वो मेरे ट्रॉमा, मेरे फोबिया को मेरे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। खुदा की कसम, तुम अमर से मिले तो कुत्तों के आगे फेंक दूंगी तुम्हें। किचन में जलती हुई मध्यम रोशनी में पानी का जगमगाता हुआ कतरा रुखसार पर लुढ़कता गया था। उंगली से काउंटर पर गायबाना लकीरें खींचते हुए उसने हाथ रोककर अमर को देखा। उनका चेहरा धुंधला था, बिल्कुल धुंधला। मेरे लिए तो अमर यानी मौत। नम आंखें मुस्कुराई, वो कल्ब से उसे देखते गए। लानत, अजाब, मनहूस, डूब कर मरो, कुत्ते की मौत मरोगी, कमीनी, बेहया। उंगलियों पर याद है उनकी दी गई गालियां, उनके दिए गए जख्मों की नील जिस्म से जाते ही नहीं है। किसी मासूम के साथ कोई बिला वजह तो ऐसे नहीं करता ना। अगर आगे अलमीरा हो जो वाकई कष्ट हो, जिसकी वजह से सारा खानदान उजड़ा हो, उसका बाप मरा हो, मुजाहिद खान बेघर हो गए हो, वो ये सब क्या, इससे बदतर डिजर्व करती है। ये कर्ज ही है कि उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी की उसरत छीन ली। वो सब ले लेती, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, बस वो कच्ची उम्र की मोहब्बत रहने देती। उन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया है। मुतवर्रम आंखों से आंसू गिरे तो दोनों हाथों से गाल रगड़ लिए। सर झुक गया, नजरें सामने रखी हुई खाली प्लेट पर टिक गई। माएँ ऐसी होती हैं तो मैं कभी माँ नहीं बनूंगी खाना, कभी भी नहीं। दुनिया इतनी जालिम नहीं है जितना जुल्म खुद को मेरी माँ कहने वाली औरत ने किया है। और मुझे देखें, मैं फिर भी उनसे उम्मीदें लगाए बैठी थी कि वो ज्यादा नहीं, बस मुझसे मिलने आई होंगी, बस ये देखने आई होंगी कि मैं जिंदा हूं ना। बस इतना, इतना सा मान भी नहीं रखा यार उन्होंने। गालों को रगड़ते हुए हाथ कांप गए थे। नम सांस अंदर उतार कर आंखों में उमड़ते हुए बहुत सारे आंसुओं को पीछे धकेल गई वो। आई हेट हर, मैं जिंदगी में कभी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अल्लाह करे मर। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले अमर ने अंगुष्ठ शहादत उसके होठों पर रखी थी। वो नम आंखों से उन्हें देखे गई। दुख में भी कुछ ऐसा नहीं कहते कि बाद में खुद को ही तकलीफ हो। उन्होंने उंगली हटा ली, उसकी आंखों में खफी उतरी थी। आप नहीं चाहते कि ताया मर जाए? लहजा तीखा हुआ। चाहने में और बद्दुआ देने में फर्क होता है मेरा। मैंने भी बहुत दुआएं की हैं उनके मरने की, लेकिन सोचो, कल वो मर जाए, सबसे पहली बात जो मुझे खाएगी वो अपनी यही दुआएं होंगी। सारी उम्र का गिल्ट है मेरा। बुरा उन्होंने किया है तो उनकी वजह से हम क्यों अपने साथ बुरा करें। ये जो दिल है ना, इसे पता है माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है। वो आपके तड़पते वजूद के ऊपर से फलंग कर भी चले जाएं, दिल फिर भी इस उम्मीद पर रहता है कि कभी तो उनकी मोहब्बत हिस्से में आएगी। मोहब्बत ना सही, एक माफी तो डिजर्व करती ही है। जिस दिल के कहने पर आज उन्हें बद्दुआ दोगी, कल उनकी मौत पर सबसे ज्यादा रोएगा भी यही। अपने साथ जुल्म नहीं क्या करते मेरा। मध्यम सी आवाज में उसकी आंखों में झांकते हुए वो कहते गए। उनका हाथ उसके सर पर ठहरा था, फिर धीरे से उसके बाल सहलाए गए थे। तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर। तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू का अजर मिलेगा तुम्हें। अपने अजर को ग्रहण मत लगाओ। जो मैंने किया है तुम मत करो, समझ रही हो ना। वो उनकी आंखों में अपना अक्स डुबडुबाता हुआ देख सकती थी। जब अमर इतनी नरमी से, इतने प्यार से कोई बात समझाते थे तो दिल करता था वो बोलते रहे, अलमीरा उन्हें सुनती जाए। ओह अमर, और ये भी खूब कही, माएँ ऐसी होती हैं। माएँ बिल्कुल ऐसी नहीं होती। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी। और वो रुके, धीरे से उसके बाल सहलाते हुए हल्का सा मुस्कुराए। हमारे बच्चे की माँ भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। 1 मिनट में उसके गुलाबी होते गाल देखकर वो महजूज सा हंसे थे। वो खिफत से उन्हें घूर कर रह गई थी। बेवकूफ नहीं हो तुम, बेजरर हो। छोटा सा दिल है मेरी मीरा का, जो सिर्फ मोहब्बत चाहता है। फिर जब अपना हक ही ना मिले तो तकलीफ तो होती है ना। रोना भी आ जाता है, कमजोर भी पड़ जाता है इंसान। लेकिन जो नसीब में ही नहीं है उसके पीछे अपना मजीद नुकसान नहीं करना। समझ रही हो ना। दोनों हाथों से गालों को रगड़कर उसने सर अस्पात में हिला दिया था।
ऐसे लोगों पर अपने आंसू जाया नहीं करते जिन्हें आपकी कदर नहीं। आपका जायज हक ना देने वालों को रुलाया करते हैं, उनके लिए रोते नहीं हैं। एक बार फिर सारा का सारा सर इस बात में हिला था। वो मुस्कुरा दिए। कुछ और? वो सर नफी में हिला गई। चलो खाना खाओ अब, ठंडा हो रहा है। आप नहीं खा रहे? उसे अब होश आया था कि उस वक्त से उन्होंने तो किसी भी चीज को हाथ लगाया ही नहीं था। भूख नहीं है, दोपहर में देर से लंच किया था। उसने सर को जम्बिश दी, फिर कॉफी का कप उनकी तरफ खिसकाया। उसे नहीं मालूम था वो कब आएंगे, वरना दो मंगवा लेती। अमर ने सर को खम देते हुए कप उठा लिया था। वो वापस खाने की तरफ मतवज्जा हो गई थी। पहले दुख में भूख लगी थी, अब दिल हल्का करने के बाद वाली भूख का सामना था। अमर कॉफी का कप खाली करके उठ गए थे। वो खामोशी से खाना खाते हुए कभी कभार उन्हें देख लेती, जो उसकी तरफ पुष्ट किए हुए स्लैब के पास किचन में खड़े हुए जाने कौन सी खिचड़ी पका रहे थे। उसे हैरत हुई जब थोड़ी देर बाद फलों के एक प्लेट उसके आगे रखी गई थी। एक तरफ सलीके से कटा हुआ सेब, कुछ अंगूर, नाशपाती और कीवी। उसने अमर को देखा, फिर सामने रखी हुई प्लेट को, फिर वापस अमर को। आंखों में बहुत से सवाल उतरे थे। क्या हुआ, ठीक नहीं काटे? वो इतने अरसे में पहली बार अमर को इतनी घबराहट, इस कदर कश्मकश में मुब्तला देख रही थी। आपने काटे हैं? किसके लिए? तुम्हारे लिए। जाने क्यों उनके कान लाल होते जा रहे थे। कौन लाया था? मैं। अलमीरा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा था। अमर ने लब दांतों में दबाकर कान की लो रगड़ी थी। आप 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 मेरे लिए लाए हैं? मेरे लिए फल लाए हैं? क्यों? ऑकवर्ड नहीं करो मुझे, मैं पहले ही इतना टेंस हो रहा हूँ। क्या मतलब क्यों लाया हूँ? सहन देखो अपनी, कोई जरा सी आवाज ऊंची करे तुम चकरा कर गिर जाती हो। खाओ शाबाश, और मुझे ऐसे देखना बंद करो। अलमीरा हैरत से पलके झपकती हुई उन्हें देखती रही थी। अमर इस वक्त कुछ भी कह देते उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। मैं अदीना खाला को एक कॉल कर आऊं प्लीज, और एक मुजाहिद चचा को भी। हैरत कुछ कम हुई तो छूटते ही पूछा, यार मेरा नहीं करो, पहले ही शायद दिल को पता है उसने अलग रिकॉर्ड लगाना है। उनका मुंह बन गया था। अलमीरा को हंसी आई। कल सब्जी पिलाइएगा, परसों खाना भी बना कर दीजिएगा। खुदा की कसम किसी से एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। नहीं कल नहीं, अभी नजरों में आ गया हूँ, जरा ठहर कर। वो हंस पड़ी थी, फिर कितनी ही देर हंसती रही थी। अमर अपने धीरे धीरे लाल होते हुए चेहरे से बेपरवाह मुतबस्सम निगाहों से उसे देखते रहे थे। अलमीरा को अच्छा लगा था। अलमीरा खुश हुई थी। उन्हें बस यही चाहिए था। थैंक यू खाना, थैंक यू बहुत ज्यादा सारा। अलमीरा ने नाशपाती के काश की उनकी तरफ बढ़ाते हुए दिल से कहा था। अमर ने मुस्कुराते हुए काश मुंह में रख लिए। मुझे आपकी तस्वीर चाहिए। थोड़ी देर में वो हर शे पर हाथ साफ कर चुकी थी। अमर ने ठहर कर सवाली नजरों से उसे देखा। मैंने आपको एक्सचेंज सेमेस्टर का बताया था ना, उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए। वह अपने ही झूठ पर अश अश कर उठी थी। एनआईसी तो समझ में आता है, तस्वीर की जरूरत कब से पड़ने लगी? वो भी अमर थे, रग रग से वाकिफ थे। शायद पड़ गई हो। अब चाहिए तो मैं क्या करूं? उसने कंधे उचका दिए। ड्रेसिंग रूम में जहां मेरे कोट लटके हैं, उसके नीचे वाली दराज में कागजात के साथ रखी होंगी पासपोर्ट साइज तस्वीरें, उठा लेना। उसे हिदायत देकर वो बर्तन समेटने लगे। आ, नहीं वो नहीं, आप मोबाइल दे दें, अपना मैं मर्जी से कोई देख लूंगी। उसने कान खिंचाया था। पक्का डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए? बाएं आबरू उठाई। हाँ जाहिर है, अब और क्या करूंगी मैं? और इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? कौन सा लड़की है जो आपकी तस्वीरें लीक होने का डर है? आखिर में फूला हुआ मुंह मजीद फूल गया था। वो उसे देख कर रह गए थे। खामोशी से जेब से मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। उसने उनका मोबाइल पकड़कर कुर्सी से टेक लगा ली थी। अमर बर्तन धोने में मसरूफ हो गए। मोबाइल का पासवर्ड अमर का साल पैदाइश था, बचपन से जानती थी ये भी। वॉलपेपर पर अमर और अलमीरा की तस्वीर थी। गैलरी खोली तो अपने नाम का एक फोल्डर देखकर फौरन ही चेहरा मोबाइल के पीछे छुपा था। मुबादा फिर से मुस्कुराते हुए न देख लें। उनकी तस्वीरें ढूंढने में ज्यादा मसला नहीं हुआ था उसे। नई कम थी, ज्यादातर सीएसएस से पहले की थी, जब वो एकेडमी में पढ़ाते थे। वो स्क्रॉल करती गई, उसके लिए एक तस्वीर चुनना मुश्किल हुआ। आखिर में सारी की सारी सिलेक्ट करके जब खुद व्हाट्सएप करने लगी तो फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्ट नंबर्स में जाना और माई एवरी टाइम देखकर वो हंसी थी, ब्लश करके खिलखिलाई थी। बर्तन धोते अमर ने नल बंद कर दिया था। चेहरा घुमाकर बेखुदी से उसे हंसते हुए देखते रहे। जाना उसका पुराना नंबर था। इस नंबर से अमर का नाम खाना सेव था। माई एवरी टाइम नया नंबर था, जिस पर अमर का नाम इमरजेंसी से सेव था।
कमरे में जाकर सबसे पहले वो इनाम बदलेगी। सारी कार्रवाई करके उसने मोबाइल रखा तो अमर उसे ही देख रहे थे। सांस रोके बिना पलक झपके उसने लब दांतों में दबा लिए, गला खंकार कर इधर उधर देखने लगी। क्या देख रहे हैं? गुलाबी गालों पर हाथ रखकर पूछा। समाजारा। मेरा दिल, उनका दिल तेज तेज धड़कता ही जाता था। अलमीरा के दिल की धड़कन मिस हो गई थी। स्टूल धकेलकर वो उठ खड़ी हुई थी। आप धोएं, आराम से बर्तन धोएं, मैं जरा अपना काम कर लूं। रुक रुक कर कहती वो शाताबी से किचन से निकल गई। अमर उसे जाता हुआ देखते रहे। कमरे में आकर बेड पर पेट के बल गिरकर तकिए में मुंह देकर चीखी थी, खुशी से शर्मसार होकर। वाइल्ड सी चीख। रावलपिंडी में शाम 5 बजे से ही मौसम अच्छा खासा ठंडा होना शुरू हो गया था। सूरज निकला भी देर से और 2 घंटों बाद बादलों के पीछे छुप गया। असर से पहले ही गुरूब भी हो गया। खनक हवा के झोंके हड्डियों के अंदर घुसते महसूस होते थे। उन्हीं झोंकों से बचने के लिए सिपाही ने उठकर सहन की तरफ खुलता लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। एकदम से बरामदे में अंधेरा हो गया था। उसने मुड़कर स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर सारी बत्तियां जला दी। सारा बरामदा रोशनियों में जगमगा गया। सिपाही वापस अपनी जगह पर बैठ गया जहां वह बैठता था। उसके बिल्कुल सामने दीवार के साथ रखी हुई बेंच पर वो बैठी थी। सुरमई ट्राउजर पर सियाह ऊनी स्वेटर और उसके ऊपर सफेद कोट चढ़ाए वो पिछले 1 घंटे से उसी तरह टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। कोट की जेब से उसके आईडी कार्ड की सब्ज पट्टी झांक रही थी। काले लंबे रेशमी बाल ढीली चुटिया में बंधे थे। बालों की 2 लटें दोनों अतराफ से चेहरे पर झूल रही थी। लंबी मखरूती उंगलियों में सब्ज कवर का मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर मुसलसल उसकी उंगलियां चल रही थी। पिछले 1 घंटे से वो इसी मोबाइल पर मसरूफ थी। कभी कोई कॉल आ जाती, कभी किसी का वॉइस मैसेज सुनती और कभी सर उठाकर सिपाही से पूछ लेती, तुम्हारे एसएचओ साहब आ गए? खालिश पश्तून ले जाता उसका। वो सर नफी में हिला देता तो वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा देती। उसे यकीन था वो हर बार उसे पश्तून में गालियां देती होगी। करमदाद साहब आ गए, इन्हें एसएचओ के ऑफिस में ले जाओ। दरवाजा खोलकर किसी सिपाही ने आवाज दी। वो तेजी से उठकर बाहर की तरफ भागा। मोबाइल पर हरकत करती हुई उंगलियां थम गई थी। वो कुछ पल सिया घरों पल के चपकाती हुई स्क्रीन को तकती रही। आहट पर सर उठाया। पाँव में लोफर्स, खाकी वाइड लेग पैंट और लेदर की कत्थई जैकेट, दराज कद और चाल में असलत। वो उसके बिल्कुल बराबर से गुजरकर एसएचओ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो उलझकर गर्दन मोड़कर उसे जाता हुआ देखती रही। ऑफिस का दरवाजा खुला, वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद करके करमदाद वापस अपनी जगह पर आ गया। ये एसएचओ थे? वह हैरान हुई। एसएचओ तो कोई मोटी टोंद वाला बंदा नहीं होना चाहिए था। नहीं जी, ये एसएचओ के मेहमान थे। मेहमान ऑफिस में हैं तो एसएचओ साहब भी ऑफिस में होंगे। करमदाद सटपटाया। कबल इसके कि वो कोई बात कहता, वो मोबाइल सफेद कोट की जेब में डालकर उठ खड़ी हुई थी। सियाह रंग के स्नीकर्स में केत पांव एसएचओ के ऑफिस की तरफ बढ़ गए थे। करमदाद घबराकर उसके पीछे भागा था। वो करमदाद के पहुंचने से पहले ही ऑफिस का दरवाजा खोल चुकी थी। उस तरफ पुष्ट करके बैठा हुआ मेहमान पलटा। मेज के पार बैठे एसएचओ ने गर्दन तिरछी करके आने वाली को देखा। कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आवाज बुलंद, लहजा गुस्ताख। मैं पिछले 1 घंटे से बाहर बैठी हूँ और मुझे बताया जा रहा है कि आप थाने में आई ही नहीं है। अब देखने आई हूँ कि क्या आपके ऑफिस में कोई चोर दरवाजा है जो मेहमान के आने पर खुला है। ठंडा मगर चुपता हुआ अंदाज था। कुर्सी पर बैठे जैन ने दिलचस्पी से उसे देखा था। खातून, मेहमान का लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना। क्यों? ये मेहमान आपकी जेब में कितने पैसे भर रहा है जो आप इसका लिहाज कर रहे हैं? मैं पिछले 1 घंटे से ख्वार हो रही हूँ और आप कह रहे हैं मुझे कि आप इनका लिहाज कर रहे हैं। आंखें शोला बार हुई। पठानों सी दूधिया रंगत लम्हों में सुर्ख हुई। तमीज से खातून, आप खान साहब। ये खान है तो मैं भी खान की बेटी हूँ। सिर्फ पठान मर्दों से नहीं, पठान औरतों से भी डरना चाहिए। ये जो हाथ बराबर पिस्तौल आपने पॉकेट में उड़सी हुई है, इससे 4 गुना बड़ी बंदूक से आप जैसे दस्युओं को गिराया हुआ है मैंने। कैसी हैं गुलबानो? महसूस नजरों से उसका लाल चेहरा देखते जैन की समाज से अपनी आवाज उठक रही थी। वो बहादुर है, वो अपने लिए लड़ना जानती है। करमदाद, एसएचओ चीखा था। एसएचओ साहब, मोहतरमा का काम करते पहले। जैन अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। उसने तशक्कुर भरी निगाह जैन पर डाली, फिर कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में मौजूद फाइल मेज पर रखकर एसएचओ की तरफ खिसका दी। 2 दिन कबल शानसा नामी खातून की लाश अस्पताल लाई गई थी। आपको खुद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जानी चाहिए थी, मगर चूंकि आपके पास मेहमान बहुत होते हैं, इसलिए मैं अपने ब्रेक आवर्स से ये आपको देने आई हूँ। इन्हें जहर दिया गया था। बिल्कुल ठहरे हुए लहजे में ताक कर तंज किया था। कुर्सी से जरा फासले पर खड़ा हुआ जैन
पैंट की जेबों में हाथ डालता हुआ जहरीला मुस्कुराया था। देख लूंगा। एसएचओ उसे कच्चा चबाने का इरादा रखता था। जी, मेहमानों से फुर्सत मिले तो जरूर। वो उठ खड़ी हुई। आपका नाम? पलटते पलटते रुक गई थी। डॉक्टर गुलबानो। और ये नाम काफी देर से इनके अतराफ में गूंजता रहा था। तब भी जब वो एक नज़र एसएचओ पर दूसरी जहन पर डालकर पलट गई थी, तब भी जब एसएचओ उसे बता रहा था कि अभी तक आग लगाने वाले का पता नहीं चल सका था, तब भी जब वो थाने से निकल रहा था, उस वक्त भी जब उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। आपका नाम? डॉक्टर गुलबानो। और अगर वो आगे से पूछते वालिद का नाम, तो जैन जवाब जानता था, दिलावर खान। माँ? जरमीन गुल। तो कैसी है ये गुलबानो? वो लड़की बिल्कुल बदलिहाज है, गुस्सा नाक पर बैठा रहता है, तमीज उसे नहीं है, बात नहीं करती, चीखती है। खान भाई गलत थे, जिंदगी में पहली बार वो उसे गलत लगे थे। वो बहादुर है, अपने लिए लड़ना जानती है। उसका कोई भाई नहीं था, तो बाप ने बेटों जैसा पाला है। वो मर्दों के साथ खड़ी होकर बंदूक चला सकती है, उनके साथ डेरे पर जा सकती है, फैसले कर सकती है। वो बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है तो अभी तक अकेली क्यों है? वो पूछे बिना न रह सका। क्योंकि अलमीरा रुक गई, रुककर ठंडी सांस भरी थी। बचपन में गुलबानो और खाना की बात तय थी बड़ों में। काफी लोग जानते थे, गुलबानो भी। वो उन्हें पसंद करती थी। फिर जब दोनों बड़े हुए और खाना से पप्पू ने बाकायदा मंगने का कहा था, तो वो रुक गई। जैन तजस्सुस से आगे हुआ। तो खाना ने इनकार कर दिया था। उसने अंगुष्ठ शहादत से गर्दन खुजाई थी। वजह? वजह सामने बैठी कान की लो मसल रही थी। कुछ अपने रीजंस थे उनके। तो वो अच्छी लड़की है, प्यारी है, बस आपसे थोड़ी बड़ी है। बात टाल दी गई। गुलबानो वो अच्छी लड़की थी, पुरएतमाद थी और जरा बड़ी थी। उस अच्छी पुरएतमाद और बड़ी लड़की का आईडी कार्ड जैन की नजरों के सामने डैशबोर्ड पर रखा था। एबटाबाद की एक और रात धुंध में लिपटकर ओस में भीग कर कतरा कतरा पिघल रही थी। लॉन में पत्थरों पर गिरती हुई रोशनी और फव्वारे का मुसलसल बहता पानी खामोशी से वक्त की एक के बाद एक झड़ती हुई कली को तकते थे। बालकनी के ग्लास डोर के पार कमरा रोशन था। अलमीरा बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आलती पालती मारकर बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। ड्रेसिंग रूम की तरफ खुलते हुए दरवाजे के पार अमर सिंगार मेज के सामने खड़े अपने बाल खुश कर रहे थे। सिया ट्राउजर पर सफेद गर्म स्वेटर पहने, सफेद व जर्द रोशनियों में घिरे वो कदर पुरसकून और ठहरे हुए लगते थे। हेयर ड्रायर रखकर उन्होंने मॉइस्चराइजर उठा लिया था। इससे फारिग हुए तो ड्रेसिंग रूम की बत्ती बुझाकर कमरे में चले आए थे। मीरा, तुमने मेरे कपड़े क्यों इस्त्री किए? लैपटॉप के कीपैड पर हरकत करती हुई उंगलियां थम गई। ठहर कर सर उठाया, पलक झपक कर उन्हें देखा जो साइड टेबल के दराज में अपनी नींद की गोलियां ढूंढ रहे थे। जब से अमर इस्लामाबाद से आए थे, अलमीरा उनके कपड़े धो देती थी, मगर इस्त्री वो खुद करते थे, वरना मुलाजिम को पकड़ा देते थे। लेकिन आज कपड़े इस्त्रीशुदा देखकर वो पूछे बगैर न रह सके। नहीं कर सकती? तुम्हारे अपने बहुत काम होते हैं, मैं खुद कर लेता हूँ। अब कर दिए हैं तो क्या दोबारा करने खड़े हो जाएंगे? उफ मेरा, सीधा जवाब क्यों नहीं देती थी ये लड़की? अमर अब दूसरा दराज देख रहे थे। मुझे माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ करना था, तो मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। अपने करती तो जला देती, जैसे आपकी शर्ट। सीधा जवाब थोड़ी देर बाद आया था। अमर सब काम छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। कौन सी शर्ट जलाई है? हैरत ही हैरत, आवाज बहुत धीमी। नई लग रही थी, टैग भी नहीं उतरा था। राफ लॉरेन का टैग था, नेवी ब्लू कलर और लिमिटेड एडिशन। कोलों पर टिके हुए हाथ पहलू में आन गिरे थे। वह हक्का बक्का उसे देखे गए। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। अभी पिछले महीने ली थी, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिला था। जला डाली जालमा ने। आइंदा माइंड डाइवर्ट करना हो तो कोई टैग वाली नई निकॉन शर्ट मत उठाना प्लीज, मैं हर्ट होता हूँ। ऐसी मासूमियत, ऐसी बेबसी। आप अलग करके रख दें फिर। बॉडी मिस्ट भी खासा महंगा लग रहा था। एक और धचका। मेरा ये पिछले एक माह से कोई 5वां बॉडी मिस्ट है यार। हाँ तो मेरी पहुंच से दूर रखे ना। जब ऊपर वाले कबर्ड में रख दिया था तो मुझे वो बेसिन के पास क्यों मिला? लग गया मेरा हाथ। गलती तो उन्हीं की थी जो अपनी चीजें घर के बच्चों से दूर नहीं रखते थे। तुम कंगाल कर दोगी मुझे। वो बहुत धीमा सा बड़बड़ाए थे, इतना धीमा कि उसने सुन लिया मगर जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। ऐसे वक्त से पहले ही वो चली जाएगी, रहे अपने ब्रांड्स के साथ। अमर सर झटक दूसरी तरफ की साइड टेबल के पास चले आए। आपका दूध रखा है, पी लें, ठंडा हो जाएगा।
उनकी नजर ट्रे में रखे हुए दूध के मग पर टिकी जिसे ढक्कन दिया हुआ था। यार आज थका हुआ हूँ, सोना है मुझे। हम कल से पक्का खशखश वाला तजुर्बा करेंगे, ओके? उसे पुचकारने की कोशिश। वो रुककर कुछ पल पलके झपकती हुई उन्हें देखती रही, फिर सर नफी में हिला दिया। आप टाल देते हैं मुझे, कोशिश तो करें ना, आ जाएगी नींद इससे। और गोली भी तो लेंगे ना आप? नहीं आती मेरा डोज भी मैं अपना वाला ही ले रहा हूँ, आज के लिए प्लीज, नींद करनी है मुझे। उसने लब भींच कर करब से उनके हाथ में मौजूद 1000 mg वाली गोली को देखा, जो वो उसी के सामने एक घूंट पानी के साथ फाँक चुके थे। अपना तकिया और लिहाफ उठाकर वो सोफे की तरफ बढ़ गए थे। मेज पर रखा हुआ दूध ठंडा हो गया था। अमर भी लेटे ही थे कि उनका मोबाइल बज उठा था। स्क्रीन पर जगमगाते हुए नंबर को देखकर वो कुछ पल कश्मकश कर सिखा रहे थे, फिर मोबाइल उठाकर ग्लास डोर ढकेलकर बालकनी में चले आए थे। ग्लास डोर के पार बेड पर बैठी हुई अलमीरा ने लैपटॉप से नजर हटाकर खफा खफा निगाहों से उन्हें देखा था, जो एक हाथ पैंट की जेब में डाले दूसरे से मोबाइल कान पर लगाकर खड़े थे। कहो वक्त। गाड़ी का नंबर भेजा है खान। दोपहर को 2 लोग आए थे, गांव के लोगों से कुछ पूछताछ की, फिर चले गए। अभी बिजली बंद होने पर गांव गया हूँ, तो दरकसाई ने बताया। इतला पर अमर के माथे पर बल पड़े। मोबाइल कान से हटाकर वक्त का मैसेज देखा। वक्त जाया किए बिना ही मैसेज अलियार को फॉरवर्ड कर दिया था। वक्त से पहले एक और नंबर से आए हुए पैगाम को देखकर वो चौंका था। मुजरिम मिल गया है। पैगाम के साथ ही एक वीडियो थी। रावलपिंडी की तारीख सड़क पर रोशनियों में जगमगाता हुआ जैन का रेस्टोरेंट, सड़क की तरफ खुलती हुई किचन की खिड़की के करीब रुकती हुई वो बाइक, सफेद व सियाह रंग की स्पोर्ट्स बाइक, और उस पर बैठा हुआ लड़का। सफेद जॉगर्स, सियाह पैंट और सुरमई अपर, हाथ में ढकते हुए दस्ताने और सर पर पहना हुआ सफेद हेलमेट जिसका शीशा गिरा हुआ था। बज़ाहिर वो एक आम बाइकर लगता था, मगर उसके ऊपर के सीने पर लगा हुआ लोगो उसे हेड सेवर्स का कारकन बताता था। इस बाइकर ने झुककर वहां रखी हुई लोहे की रोड उठाई थी और 12 खिड़की के शीशे पर मारी थी। कांच किरची किरची होकर गिरा तो उसने लाइटर जलाया और अंदर की तरफ फेंक दिया। दस्तानों में छुपे हुए हाथ बाइक के थ्रोटल पर ठहरे और पलक झपकने में बाइक कैमरा की आंखों से दूर होती गई। ये वीडियो कब मिली है? मोबाइल कान से लगाए वो संजीदगी से लॉन में सफेद और जर्द रोशनियों में जगमगाते हुए पत्थरों को तकता था। आज शाम में मुजरिम सीसीटीवी कैमरा से बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन ये वीडियो एक नवाबजादे की गाड़ी के डैश कैम ने रिकॉर्ड की थी। जैन को दिखाई है। आपने कहा था मुजरिम जब भी मिले सबसे पहले आपको इत्ला दी जाए, एसएचओ ताबेदारी से कहकर खिसियाना हंसी हंसा था। जैन पिंडी में है, तुमसे नहीं मिला? आए थे जैन भाई, बिल्कुल आए थे, मगर खुदा गवाह है सरदार जी, जबान नहीं खोली मैंने अपनी। बस आजकल हाथ जरा तंग है। अगर आप। अमर की पेशानी की रगें उभरी थी, आंखों में सख्ती उमड़ आई। तुम्हारे घर में सब ठीक है? किसी को तुम्हारे काले करतूतों का इल्म तो नहीं हुआ? कहो तो मैं बता दूं। दूसरी तरफ एसएचओ ने मुंह भर भर कर, लेकिन दिल ही दिल में अमर को गालियां दी थी। हुक्म करे जी, क्या करना है? खादिम हाजिर है। सबसे पहले ये वीडियो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का जज या उनका लायक फाइक बेटा जैन शहरियार तुम्हारे दर पर आए। खबरदार किसी के सामने जबान खोली तो। एक शख्स का पता भेज रहा हूँ, उससे मिलो और जो बयान देने का कहूँ वो उसे याद करवा कर उसे जैन के आगे बिठा दो, समझ गए? काम तो बहुत है जी, अगर आप। तुम्हारे करतूतों में कालिक भी बहुत है, कहो तो। समझ गया, समझे, काम हो गया, फिक्र ही ना करें आप, मरते दम तक। अमर ने कॉल काट दी थी। वही खड़े खड़े अगली कॉल अली यार को की थी। मैं बस आपको कॉल करने वाला था, गाड़ी ट्रेस हो गई है और इस वक्त जमान अख्तर के घर खड़ी है। उसके जवाब पर अमर शदीद आसाबी तनाव का शिकार हुआ था। लिली का चेहरा आंखों के सामने आया तो दिमाग गर्म होकर रह गया था। वीडियो भेजी है, बाइक ट्रेस करने के बाद मुझे कॉल करने के बजाय फौरन राइडर के घर पर पहुंचो। थाने नहीं, मेरे ऑफिस पहुंचाओ उसे। ये तो हेड सेवर्स का बंदा है। अलियार चौंका। निहाल से पहले तुम पहुंचोगे उस तक, मुझे राइडर जिंदा चाहिए, समझ गए अलियार? जी सर। निहाल। अगली कॉल अमर खान ने निहाल जहांगीर को की थी। हेड सेवर्स अपने पीछे सबूत कब से छोड़ने लगे? छूटते ही पूछा। शिट यार, कहाँ पकड़ा गया मैं? जैन के रेस्टोरेंट में आग तुम्हारा कारनामा है? किसके कहने पर? जबड़े भींच लिए गए। नजरें हनूस पत्थरों की सख्ती को मात देती थी। नहीं नहीं, मेरे किसी क्लोन का कारनामा होगा ये। और तुम जानते हो ना, मैं अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। एनडीए साइन होता है, यू नो। तुम जानते थे वो रेस्टोरेंट जैन का है?
अमर के सपाट अंदाज पर दूसरी तरफ चंद पल खामोशी छाई रही थी। फिर हंसी सुनाई दी, मध्यम मगर भारी हंसी। बिजनेस तो बिजनेस है, तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचा ना। और फिर अमीर लड़का है, ऐसी 10 और इमारतें खड़ी कर लेगा। मैंने कहा था मेरे घर से दूर रहोगे तुम। घर की तशरीह सिर्फ अलमीरा सुल्तान नहीं थी। वो जैसे महसूस होकर अपनी नशिश से आगे हो बैठा था। अमर को गर्दन की रगें खींचती हुई महसूस हुई थी। निहाल जहांगीर। जब्त के मारे तन चुके जबड़े वो बेहद संग से लहजे में उसका नाम लेता था। मुझसे, मेरे घर से, मेरे लोगों से तुम और तुम्हारी वो दोस्त लिली दोनों दूर रहोगे। मुझे तुम्हारी या तुम्हारी किसी क्लोन की परछाई भी अपने गिर्द भटकती नजर आई तो हेड सेवर्स की छतें तुम लोगों के सरों पर टूटेंगी, याद रखना। और जिस वक्त वो ये कह रहा था, जब उसकी आंखें कहर बरसाती थी, तो सोफे पर बैठे हुए निहाल के बराबर में रखे हुए आईपैड की स्क्रीन रोशन हुई थी। खून जैसे लाल रंग पर सफेद रंग से वार्निंग लिखा जगमगाता था। खतरे का अलार्म अतराफ में बजने लगा था। उसने उभरे हुए हर्फ में लिखे हुए वार्निंग को देखते हुए तल्खी से सर झटका। तुम तुम मेरा ध्यान बटा रहे थे। कोहनी घुटनों पर टिकाकर हाथ पेशानी पर रखकर वो जैसे खुद पर हंसा। क्या कहा है मैंने? अंग अंग से इत्मीनान झलकता था। जैन शहरियार, सरदार का राइट हैंड मैन, शेरदिल, अदीना हाशिम, 3,000 घरों पर मुश्तमिल नमरी मीरा और अमर खान का घर यानी अलमीरा सुल्तान से दूर रहना है। निहाल शिकस्ता से अंदाज में उसकी बात दोहराता था। बसूरत दीगर आग लगा था अंदाज। हेड सेवर्स की छतें हम पर गिरेंगी। 4-5 दिन शक्ल मत दिखाना अपनी। कॉल कट गई। निहाल जबड़े भींचकर मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर जगमगाते हुए नाम को देखे गया। एसएसपी अमर खान। फिर उसने वही मोबाइल दीवार पर दे मारा था। खुदा गारत करे तुम्हें अमर। वो जिसके गारत होने की दुआ कर रहा था, वो मोबाइल पर अली यार का ऑल डन का पैगाम देखकर कमरे की तरफ बढ़ गया। ग्लास डोर लॉक करके ब्लाइंड्स गिरा दिए। अलमीरा बेड पर बैठकर काम करते करते सो गई थी। लैपटॉप खुला पड़ा था। गोद में रखा हुआ कुशन फर्श पर लुढ़क गया था। अमर ने आगे आकर लैपटॉप की लिड गिराकर उसे एक तरफ रख दिया था। कुशन उठाकर बेड पर रखा। उसे लिहाफ उड़ाकर अलविदाई निगाह उस पर डाली। चंद पल ठहरने के बाद वो अपनी जैकेट और पिस्तौल उठाकर कमरे से निकल चुका था। उसके जाने के कुछ देर बाद साइड टेबल पर रखे हुए अलमीरा के मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी। बस एक पैगाम। बस वही एक पैगाम मौसूल हुआ था उसे। किल हिम बिफोर आई किल बोथ ऑफ यू। उसके जदीद तरीन तर्ज पर बने हुए बंगले के बहुत से कमरे की तरह ये कमरा भी खासा बड़ा था। कमरे में बस इतनी रोशनी थी कि दरमियान में रखी हुई स्नूकर टेबल वाजे थी। सब्ज रंग के तख्ते पर मुख्तलिफ बॉल्स बिखरे हुए थे। क्यों स्टिक की मदद से उन बॉल्स का निशाना लेकर वो उन्हें सुराखों में धकेल रहा था। वो स्टिक को जोर देता, डंडा बॉल से टकराता और हल्की सी आवाज के साथ बॉल आगे खिसकता हुआ सुराख में लुढ़क जाता। कमरे में फिर से मौत से सब कुछ सा जाता। वो अगले बॉल की तरफ मुतवज्जा हो जाता। काफी देर यही अमल जारी रहा। मेज पर बॉल्स की गिनती कम होने लगी थी। ऐसे में क्लिक की आवाज से एक और बॉल सुराख में गिरता हुआ चला गया। वो स्टिक उठाकर चलता हुआ मेज के दाएं तरफ आन खड़ा हुआ था। छत से गिरती हुई रोशनी का मरकज मेज से पहले वो बन गया था। पाँव में आरामदेह स्लीपर्स थे। सफेद पैंट पर स्या पोलो शर्ट चढ़ा रखी थी। कसरती बाजू और उनकी उभरती हुई रगें बाकायदगी से जिम जाने का सबूत थी। बाएं हाथ में सिल्वर रंग का पतला सा जंजीर नुमा ब्रेसलेट था। सिया बाल बेतरतीब होकर माथे पर गिरते थे। सब्ज आंखों में इत्मीनान का बसेरा था। चेहरा बिल्कुल संजीदा। उसने ताक का निशाना लिया था। कबल इसके कि वो स्टिक से बॉल को हिट करता, कमरे के दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई थी। निशाना चूक गया। बॉल सुराख में जाने के बजाय दूसरी तरफ लुढ़क गया। वो सीधा खड़ा हुआ, निगाह दरवाजे पर टिकी जिसे बिना दस्तक के धकेला गया था। सिया हील की टिक टिक कानों को खुशगवार मालूम होती थी। सुरमई रंग के फॉर्मल ड्रेस में दमकते हुए चेहरे ने आंखों को खेरा किया था। वो शायद ऑफिस से सीधा यहीं आ रही थी। गर्दन में पहने हुए नेकलेस का सिया पत्थर सफेद शर्ट में गिरता था। कोट के बाजू कोहनियों से जरा से नीचे तक चढ़ा रखे थे। कंधे पर छोटा सा पर्स लटका था। दरवाजे से जरा आगे आती ही एक हील उतार दी गई थी। दूसरी से सोफे की तरफ आते हुए छुटकारा हासिल कर लिया गया था। पर्स एक सोफे पर फेंका, दूसरे पर खुद गिरी थी। वहीं खड़े देखते रहोगे? आह, ये आवाज और इससे झलकता गुरूर। वो मुस्कुरा दिया। स्टिक वहीं रखकर सुस्त रवि से चलता हुआ मेज की तरफ आया। रिमोट उठाकर सारी लाइट्स ऑन की थी। कमरा एकदम रोशनी में नहाया था। शाहाना सोफे पर गिरी लिली भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई। कुछ लाऊं?
जूस, खाना। वो झुककर उसकी हील्स उठा रहा था। नहीं, बस मुझे थोड़ा सुकून करने दो। उसकी हील्स एक तरफ रखकर उसने सोफे पर रखा हुआ कुशन उठाया। लिली के करीब आया तो उसने खामोशी से अपना सर जरा सा ऊंचा कर लिया था। कुशन धीरे से उसके सर के नीचे सरका दिया गया। उसने आंखें मूंद ली। समाज से कांच के ग्लास में मशरूब उलटने की आवाज सुनाई दी थी। फिर आइस क्यूब्स के आपस में टकराने की। फिर गहरी खामोशी। बंद आंखों से भी जानती थी वो सामने बैठा उसे ही देख रहा था। फुर्सत से, दिलचस्पी से। आज नए गार्ड्स की ट्रेनिंग का पहला दिन था। तुम आए नहीं? काफी देर बाद धीमी आवाज में पूछा गया। कोर्ट में काम ज्यादा था। फिर तुम हो ना वहाँ? वो उसके रुखसार पर सजता रेस पलकों को देख रहा था। नो मेकअप लुक में चमकते चेहरे को, गुलाबी होठों को। हेड सेवर्स के सीईओ मिस्टर निहाल जहांगीर, आइंदा अपनी कमिटमेंट पूरी ना की तो अपना हेड सेव नहीं कर पाओगे तुम। वो हंस दिया। एक तो आवाज भारी थी जनाब की, फिर हंसी ऐसी दिलकश। लिली ने पलकों का पर्दा उठाया था। उस पर टिकी सब्ज आंखें मुस्कुरा रही थी। जानबूझकर करते हो ना? तो नक्कर पूछा गया। क्या? महसूस होकर मशरूब का ग्लास लबों से लगाया। गर्दन के उभरती हुई गिल्टी डूब कर मालूम हुई थी। ये हरकतें आऊंगा कहकर नहीं आते। लहजे में खपकी उतरी। हाँ, वरना तुम मेरे गरीब खाने में आने का तकल्लुफ करती। आंखों में शरारत चमकी। अगली बार ऐसा हुआ ना निहाल, मैं अकेली नहीं आऊंगी, तुम्हारी कंपनी के सारे ठग साथ लाऊंगी। गर्दन दाएं तरफ को ढलकाकर उसे घूरते हुए धमकी दी थी। तुम आओगी बहुत है। हाथ में मौजूद ग्लास को हल्की सी हरकत दी गई। बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हुए हल्की सी खनक पैदा कर गए। बहुत बड़े फ्लर्ट हो तुम। मुंह मोड़ लिया गया। सिर्फ तुम्हारे साथ। सर को खम दिया गया। हाँ, बस उसके साथ। वरना कोई दूसरी औरत यूं बेधड़क उसके घर आ सकती थी? ना इतनी जुर्रात कि उसके सामने सोफे पर पसार सके। तुमने अच्छा किया आज आ गई। मेरी सारी रात आज वैसे भी जागते हुए कटनी थी। वो गहरी नजरों से ग्लास में डोलते हुए मशरूब को तकता था। क्यों? क्या हुआ है? झगड़ा अमर से। मेरा एक क्लोन पकड़ा गया है। लिली के माथे पर बल पड़े थे। वो कोहनी के बल उठकर कमफहमी से उसे देखने लगी। जिंदा है? अमर जानता है कि बाहर मौत है, तभी उसे डीपीओ ऑफिस के लॉकअप में रखा हुआ है। वो ओ के अंदाज में लब सिकुड़ती हुई वापस लेट गई। अब क्या करोगे? क्या ज्यादा खतरे वाली बात है? हाँ, जो खून उस क्लोन के हाथ पर है वो अमर ने देख लिया तो हेड सेवर्स को तलपट कर देगा। और तुम कुछ नहीं करोगे? उसके सवाल पर निहाल चंद पल खामोश रहा। फिर मशरूब का गिलास लबों से लगाया। एक ही घूंट में गिलास खाली करके मेज पर रखा और सर सोफे से टिका दिया। बाजू सोफे के हत्थे पर फैला दिए। जैन शहरयार, सरदार का राइट हैंड मैन, शेरदिल, अदीना हाशिम, 3,000 घरों पर मुश्तमिल नमली मीरा और अलमीरा सुल्तान। तुम्हें पता है लिली, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो अमर को अजीज हैं, मगर वो उन्हें शुमार नहीं कर रहा, क्योंकि जितना हमारा हिसाब है इतने में वो बस इन्हीं लोगों की गर्दनें बचा सकता है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है निहाल? और निहाल के दिमाग की स्क्रीन पर बहुत से लोगों की तस्वीरें वाज़ेह होती गईं। न्यूरो सर्जरी का रेजिडेंट खिजर, जो इस वक्त हमेशा की तरह अस्पताल की राहदारियों में बौखलाया हुआ सा फिर रहा था। अलमीरा की चहकती हुई बानो, जो अलमीरा की बेड के साथ फर्श पर बिस्तर लगाकर सोई हुई थी। कैफे का काम खत्म करके बत्तियां बुझाकर ऊपर के जाते हुए जीने पर चढ़ता हुआ हन्नान, खुद से कई गुना बड़े कंबल में लिपटकर सोई हुई ईशल, लेफ्टिनेंट साले के सीने पर सर रखकर उन्हें सारे दिन की कहानियां सुनाती उनकी बेटी तैयबा, सिद्दीकी साहब का घर, और इस घर में खिड़की के पास रखी हुई चारपाई पर ख्वाब खरगोश के मजे लेती हुई नताशा, लैपटॉप गोद में रखकर कोड करता अलमीरा का लाडला शागिर्द उबैद, पक्के फर्श पर बिछी चटाई पर बाजू सर के नीचे देकर लेटा हुआ बच्चा, जो इस्लामाबाद के ढाबे पर बैठे हुए अमर को देखकर चहक उठा था। गाड़ी में बैठकर अमर का इंतजार करता हुआ खावर, वो बुजुर्ग जिन्होंने वॉकिंग ट्रैक पर अलमीरा के साथ चलते हुए मुड़कर अमर को देखा था। एक ही सांस में अमर को केस की तफसील सुनाता हुआ अलियार, गांव की कटी बिजली वापस बहाल करके हवेली को लौटता हुआ वक्त, और दूर, बहुत दूर, अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर उसकी नरमी अपने हथेली पर महसूस करते मुजाहिद खान। इंसान जितना अकेला होता है इतना ताकतवर होता है। उसके गिर्द जमा होते हुए हर फर्द के साथ वो कमजोर होता जाता है लिली। अमर के पास बचाने के लिए बहुत लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक। शातिर सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई थी।
कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे पास बचाने के लिए कोई नहीं है। उसने नखवत से सर झटकते हुए लिली को देखा, फिर हंस पड़ा। जवाब में कुछ नहीं कहा। दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को दांतों से काटते हुए सब्ज आंखों में चमक लिए सामने लेटी हुई लिली को देखता गया। ये राज राज रहे कि निहाल के पास वाकई बचाने के लिए कोई नहीं था। लिली, ओह लिली, लिली जमान अख्तर। कैमरा की चुंदियाती फ्लैशलाइट्स के साथ ही वो मंजर उभरा जब अमर ने निहाल को धमकी देने के लिए लिली के सर पर बंदूक तानी थी। निहाल उसी वक्त अपनी पिस्तौल का रुख लिली की तरफ करके सेकंड के 1000वें हिस्से में ट्रिगर दबा चुका था। गोली पिस्तौल की नाल से निकलकर लिली की भौहों के 20 तंग जगह में सुराख करती सर के पीछे से निकलती गई। उसे हैरान होने का मौका मिला, ना वो चीख सकी। टिप। खून का एक कतरा उसके कदमों में गिरा, फिर लकीर की सूरत में भल गर्म खून बहता गया। वो जमीन पर ढेर होती गई तो उसका सर निहाल के जूतों पर लगा था। वो उसे ठोकर मारकर लबों को गोल करके सीटी मारता हुआ अमर की तरफ मतवजा हो गया था। पिस्तौल पर ग्रफ सख्त होती गई थी। कहाँ खो गए? उसने दांतों में दबे अंगूठे के नाखून को देखा जिससे अब खून रिसने लगा था। फिर हाथ के साथ सर भी झटक गया। आंखों में वो चमक बाकी रही, चमक ऐसी जैसे खून के प्यासे को खून की बू सूंघ जाए। अगर कभी तुम्हें अम्र और निहाल में से किसी एक को चुनने का मौका मिला तो किसे चुनोगी लिली? वो बेहद संजीदगी से पूछता था। जाहिर है तुम्हें। अमर मुझे खुद को चुनने का मौका ही नहीं देगा। वो हंस पड़ा, सर झुकाकर अपने पैरों को देखा। दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ, अमर को चुनना। लिली के सर से निकलता खून उसके कदमों में बहता जाता था। काश मैं उसे चुन सकूं। तुमसे मूव ऑन नहीं हो रहा। उसने वापस सोफे से टेक लगा ली। लिली ने लब भेजकर सर नफी में हिला दिया। नहीं यार, अमर की जगह कोई और होता तो कब का लानत भेज चुकी होती। मसला ये है कि अमर है, हर बार धुतकारता है, हार्ट करता है, फिर भी अच्छा लगता है। आंखों में हिसन उतरा था। तुम्हें भी यही लगता है ना कि मेरा कोई चांस नहीं है? इतनी बेचारगी से पूछा गया कि कोशिश के बावजूद भी मुस्कुराहट झलक पड़ी। सर अस्पात में हिल गया। वो अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं देखता, लेकिन उसकी बीवी, वो उसे कभी नहीं देखेगी। उसके लहजे में कुछ था जिसने निहाल को चौंकने पर मजबूर किया था। पेशानी शिकन आलूद हुई थी। अमर ने लिली का जिक्र किया था। अब क्या कर दिया था लिली ने? अब कौन सी हरकत की है तुमने? पहले ही वो मैसेजेस करके अच्छा खासा लेवल गिरा लिया है अपना। कुछ नहीं किया, बस एक अपना आदमी नमली मेरा भेजा था। लिली, अमर को फौरन मालूम हो गया था उसकी ताकत का गढ़ है नमली मेरा। परिंदे भी बताकर उड़ते हैं। वो झल्ला गया था, लेकिन इस बार वो गन लेकर नहीं आ सकता। मोहम से मुस्कुराहट लबों पर रेंग गई। ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें एक राज की बात बताऊं निहाल? वो झट से उठ बैठी। नजरों का मरकज सब्ज आंखें ठहरी जिनसे फिक्र झलकती थी। गांव के लोग कहते हैं शहरियार खान के बेटे अमर खानजादा ने सुल्तान खान की बेटी को शिकारी कुत्तों के आगे फेंक दिया था। सब्ज आंखें की पुतलियां बेयकीनी से फैली थीं। सुल्तान खान की बेटी, अलमीरा सुल्तान, और अमर? कैसे मुमकिन था? मरते मरते बची थी वो। तुम्हें लगता है वो कभी अमर को देखेगी? अपने ही कातिल से मोहब्बत कैसे हो सकती है? तमस्कर उड़ाती वो हंस दी। निहाल हैरत से उसे देखता रहा। अमर जान देता है अलमीरा पर। हो सकता है वो अपने गिल्ड की वजह से ऐसा कर रहा हो। जो भी है, अलमीरा मेरी राह का पत्थर नहीं है। वो कभी मेरे रास्ते में आ ही नहीं सकती। वो जैसे आई है वैसे ही वापस जाएगी। लिख कर रख लो। एक और दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ, ज्यादा उम्मीद मत बांधो। इन चंद दिनों में इतना अंदाजा तो मैं कर चुका हूँ कि अमर के लिए बस अलमीरा, वरना कोई नहीं। एक पल में लिली का हलक तक कड़वा हुआ था। तुम मेरे दोस्त हो या उसके? आंखों में खून उतरा। दोस्त तो उसका भी हूँ। तुम्हें अपना लेवल अपग्रेड करना हो तो शोहर बन सकता हूँ। मासूमियत से कहकर पलकें झपकाई गई थी। लिली ने गुस्से से दांत कुचकुचाए थे। आओ बाहर चले। उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा था। बाइक? जाहिर है। वो उठ गया। लिली ने बालों के जोड़े में बांधकर फिर उसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए थे। कमरे का दरवाजा राहदारी में खुलता था, जिसके बाएं तरफ ऊपर को जाते हुए जीने थे और सामने लॉन्च की सिमत जाता हुआ रास्ता। तुम ये लो, मैं बस अभी आया। स्लीपर्स उसके आगे उतारकर वो जीनों की तरफ बढ़ गया था। लिली ने नर्म आरामदेह स्लीपर्स में पाँव उड़से और अंदरूनी दरवाजा धकेल कर बाहर आ गई थी। बाएं तरफ दूर तक फैला हुआ लॉन था,
दाएं तरफ पोर्च और सीट में संगी रविश थी। वो वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी थी। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो हाथ में सफेद रंग के जॉगर्स थे। कार्गो पैंट पर स्याह हुडी जेब तन कर ली थी। फिंगरलेस दस्तानों में कैद हाथों में नी पैड्स पकड़ रखे थे। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे, उसे अपने कदमों में बैठता हुआ देखकर लिली ने आंखें सुकेड़ी। मुझे मालूम है, मैं बेहद बदनीयत इंसान हूँ। वो हंस पड़ी। जोकर्स पहनकर नी पैड्स चढ़ाकर वो उसके पीछे पोर्च में आई थी। पोर्च का दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर हायाबुसा के बराबर में सियाह और लाल रंग की यामाहा खड़ी थी। उसने चाबी पकड़ी। निहाल ने हेलमेट उसके सर पर रखा। अपनी बाइक पर बैठकर गर्दन घुमाकर उसे देखा। सियाह रंग का आने दरवाजा खोला तो बेक वक्त उन्होंने थ्रोटल पर जोर दिया था। हेलमेट के शीशे गिराए गए थे और जू के शोर से दोनों बाइक्स आगे पीछे निकली थी। शबे जोर में रोशनी का रुपया सड़क पर गिराते, हवा को चीरते हुए खाली सड़कों पर दौड़ते, एक दूसरे का रास्ता काटते हैवी स्पोर्ट्स बाइक और उन बाइक्स पर सवार निहाल जहांगीर और नीली जमान अख्तर। उस रात आसमान तड़ातड़ बरसा था। यूं लगता था हर शय को बहा ले जाएगा। बादल इतनी जोर से गरजते थे कि सोए हुए बच्चे डर कर रोने लगते थे। बिजली की कड़क ने माँ को दरवाजे बंद करने पर मजबूर किया था। आसमान की चादर चाक हुई तो पानी बहता जाता था। पहाड़ भीग रहे थे, नदियां उबल रही थी। पुल इस्तेमाल के काबिल न रहा। ढलाने खतरनाक, पत्थर मौत का सामान बन गए थे। ऐसी गजब की बारिश हुई थी उस रात। गांव के दाखिली रास्ते पर कई गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ियों के हेडलाइट्स में बारिश का पानी सोने का लगता था। वाइपर्स मुसलसल चल रहे थे। करीब था कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को बारिश का पानी चीर देता। ऐसी सख्ती थी बारिश में। छतरियां लिए कई लोग सरदार खान के इर्द गिर्द खड़े थे। वो उन्हें हिदायत दे रहे थे। जिन घरों की छतें गिरने का खतरा था, उनके मकीनों को कहीं और मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर रहे थे। कुछ को मस्जिद भेजा, कुछ को हवेली के मेहमान खाने जाने की तलकीद की। एक आदमी के घर विलादत थी। उसकी बीवी और उसे एक गाड़ी में शहर रवाना किया। जिन घरों के चूल्हे बुझ गए थे, उनके घर खाना भिजवाया। वो सबकी मदद में इतने मगन थे कि ऊपर पहाड़ों में गूंजती हुई अपनी पोती की चीखें सुन ही न पाए थे। उस रात जब वो एक सेमी हुई बच्ची के सर पर हाथ फेर कर उसे तसल्ली दे रहे थे, तब तब गुल खान नन्हे पांव भागता हुआ आया था। ऐसी गजब की बारिश में जब हर दूसरे सेकंड्स में बिजली कड़कती थी, वो बिना छतरी के उनके सामने खड़ा भीग रहा था। खान, अलमीरा, रईस के कुत्ते। उनकी सर पर बिजली गिर जाती, वो ये अल्फाज न सुनते। हर एक को धकेल कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। असले से लैस अफराद ने फौरन अपनी बंदूक संभाली थी। आन की आन में ये छोटा काफिला गांव से निकलकर ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया था। जिन्हें बारिश न डरा सकी थी, उन्हें गुल खान के मुंह से निकलते हुए नाम ने डरा दिया था। सुबह ही तो खबर मिली थी कि रईस के शिकारी कुत्ते रस्सी तुड़वा कर भागे थे। उनकी अलमीरा, उनके सुल्तान की बेटी अलमीरा। या खुदा, ये क्या हो गया था? गाड़ियों का काफिला हवेली के दरवाजे से थोड़ा दूर रुका था। वो शताबी से बाहर निकले थे। जो काम बादलों की गर्ज न कर पाए थे, वो सामने के मंजर ने कर दिया था। नमली मेरा के पहाड़ों जैसा मजबूत मर्द लड़खड़ा गया था। वो कितने कुत्ते थे? शायद 4, शायद 5। उन कुत्तों के पंजों तले वजूद बस एक था, उनकी अलमीरा का। 11 साला अलमीरा, दर्द से चीखती बिलकती हुई तड़पती अलमीरा। वो उसे नोच रहे थे, चीर फाड़ रहे थे। गोश्त टुकड़ों में तकसीम हो रहा था और उसकी चीखें, वल्लाह, बादलों की गरज और आसमान से बरसता हुआ कहर सब समझ में आ गया। कयामत ही तो टूट पड़ी थी। वो लड़खड़ाते हुए अलमीरा की तरफ बढ़े थे। उनके पीछे खड़े हुए लोगों ने अपनी बंदूकें संभाली थी। अलमीरा! ऐसा दर्द, ऐसी तड़प! वो जिंदा होती तो जवाब देती। जब चीख रही थी तब तो नहीं सुनी थी, अब वो क्यों सुने? बंदूकों के फायर खोल दिए गए। 1, 2, 3। उसे नोचते कुत्ते उसी के वजूद पर ढेर हो गए थे। कांपते हाथों से उन्होंने उन कुत्तों की लाशों को धकेला था। अपने गिर्द लपेटी सफेद शॉल में अपने जिगर के टुकड़े का कटा फटा वजूद समेटा था। तुम सब कहाँ मर गए थे हरामखोरों? किधर दरगोर हो गए थे? हवेली का दरवाजा खोलवाकर मुलाजिमों को गिरबान से पकड़ता हुआ गुल खान चीखा था। अमर खान ने, क्या है ये? गुल खान का हाथ पहलू में गिर गया था। फटी फटी आंखों से मुलाजिम को देखा। अलमीरा को बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए आगा जान ने मुड़कर उसे देखा था। वो वहीं खड़ा था, वहीं दरवाजे के पास, कफन जैसा सफेद चेहरा लिए, बारिश में भीगता अमर। उस रात नमली मीरा के सरकारी अस्पताल में कोई नशावर दवाई थी, न खाली स्ट्रेचर।
लकड़ी की सख्त तख्ते पर लेटाकर। जब उस जीती जागती बच्ची के कटे फटे जिस्म को सुई धागे से जोड़ा जा रहा था तो वो हलक के बल चीखती थी। उसकी चीखें हर माँ का दिल दहला गई। बच्चे रोना भूल गए, बाप तड़प उठे। सारा अस्पताल लरस गया था। आगा जान ने बेबसी से नर्स के आगे हाथ जोड़े थे। इनसे कहो कहीं से नशावर दवाइयाँ ले आए, वो बच्ची है, मेरी अलमीरा तकलीफ से मर जाएगी। उनका बहुत खून बह चुका है, दवाओं का इंतजार किया तो जान जा सकती है। उन्हें डर था वो कुत्तों के काटने पर ना मरी तो इस तकलीफ से मर जाएगी। उसकी चीखें दिल चीरती थीं, उसकी तड़प अंदर की हर शय काट रही थी। बारिश ने बरसकर उस मंजर को धुंधला करना चाहा था जब जहासेब खान के थप्पड़ से अमर अस्पताल के सफेद रविश पर गिरा था। बादलों ने गरजकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की थी जब वो अमर पर धाड़े थे। कड़कती बिजली हर मंजर चाक करती चली गई, हर रात से पर्दा उठता चला गया। अमर ने क्या किया है तुम्हारे साथ अलमीरा? मुजाहिद खान की आंखों में खौफ था, बेहद खौफ। मरने के लिए छोड़ दिया, मैं चीखती रही, मैंने उन्हें पुकारा, उन्होंने नहीं सुना चाचा। खाना, अटक अटक कर कहती वो आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोती थी। तुम्हारी बीवी अलमीरा, वो किसकी सजा भुगत रही है? मकतूल वो है तो कातिल कौन है? अमर खानजादा। अलमीरा सुल्तान खान की बेटी, अलमीरा सुल्तान का कातिल अमर खानजादा था। मोहब्बत? अपने कातिल से कैसे मोहब्बत होती है? मकतूल को तो बस इंतकाम चाहिए होता है, यानी मौत। किल हिम बिफोर आई किल बोथ ऑफ यू, रिगार्ड्स गाजी। जी तो यहाँ होता है 5th एपिसोड कंप्लीट। और गाजी की एंट्री 5th एपिसोड में भी नहीं हुई है और मुझे लगा था कि शायद इसमें हो जाएगी लेकिन नहीं हुई है। और मुझे शक सिर्फ अभी भी निहाल पर ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिंट दे रही हैं राइटर, शायद हमें डाइवर्ट कर रही हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिंट हैं। जैसे अभी उसे अपने ही अंगूठे से खून देखकर सुकून से मिल रहा था जैसे, और यही चीज़ गाज़ान के साथ भी दिखाई है, तो शायद मुझे ये ऐसा लग रहा हो या हो सकता है। और वो लिली को दिखा रहे हैं कि पसंद भी करता है और फिर उसके दिमाग में उसे ही मारने की वीडियो भी चल रही है, तो ये भी कुछ अजीब ही है करैक्टर। और अब ये अलमीरा के साथ जो दिखाया है सीन, तो मैं सोचती थी कि सिर्फ ये गलतफहमी हो शायद, जो अमर ने किया था उसके साथ ऐसा, कुत्ते छोड़े थे, लेकिन अब सीन साफ दिखाया है कि सामने अमर था लेकिन उसने बचाया नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि अमर का इतना प्रोटेक्टिव दिखाया है और फिर वो कुछ नहीं करेगा सामने खड़ी हुई अलमीरा को बचाने के लिए, तो कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा मुझे अभी भी देखने के बावजूद भी। और फिर अमर आगा जान के डेथ पर भी नहीं जाता उन्हें मिलने के लिए, तो शायद इसी वजह से नाराज़ होकर वो नहीं गया था। और नाराज़ वो इसलिए ही हुआ हो क्योंकि उसकी गलती नहीं थी शायद इसलिए। लेकिन फिर ये तो अभी 11 साल की थी तो निकाह तो बाद में हुआ होगा, कुछ और बात है फिर शायद मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि फिर कुछ और बात है, निकाह तो हुआ है ना इनका फिर उसके बाद, और ये तो 11 साल की उम्र में ही हुआ है हादसा, कहूँ या फिर कुछ भी कहो इसे। लेकिन अभी इतनी ही सस्पेंस है जितना फर्स्ट एपिसोड पर था, कुछ भी पास्ट का रिवील हुआ ही नहीं, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं, स्टोरी क्लियर ही नहीं हुई है अभी तक। नहीं ये अलमीरा का सीन या फिर इनका निकाह कैसे हुआ था या फिर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी स्लो लग रही है मुझे तो स्टोरी। और गाज़ी का इतना सस्पेंस है और अब तक या तो दिखाया ही नहीं है या फिर काफ़ी इतना अच्छा कैरेक्टर हो शायद ये नेगेटिव कैरेक्टर में ही, तो कुछ कह नहीं सकते अभी भी, लेकिन देखते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। और आपने अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।